हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, अब जो है हमारे एग्जाम को 8 to 9 डेज रह चुके हैं और अब जो टाइम चल रहा है वो रिवीजन का चल रहा है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर जो है हम कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपके लिए कुछ नोट्स क्रिएट करे हैं। वो कैसे करे हैं? जितने भी मेरे पास नोट्स पड़े थे उनमें से जो जो वन वर्ड क्वेश्चन बनते थे, चाहे वो हमारा सेक्शन से रिलेट करता हो, चाहे वो हमारा पर्टिकुलर बैंक के हेडक्वार्टर से रिलेट रखता हो, या किसी बैंक की इस्टेब्लिशमेंट से, या किसी एक्ट के आने से रिलेट रखता हो, हर एक चीज़ हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे वन वर्ड क्वेश्चंस बनते होंगे। ओके, काफ़ी मेहनत करिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में और इस नोट्स को बनाने में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ में पीडीएफ जो है वो भी वहां पर शेयर कर दी जाएंगी। ओके, सो चलिए टाइम को वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम जो है यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, देन यूनिट सेकंड एंड एट लास्ट हम यूनिट 10 तक कवर अप करेंगे। सो चलिए। ओके, सबसे पहले आता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी को अनदर नेम है हमारा कमांड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकंड आता है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। जी, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बात करते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमारा कब आया था? 1955 के अंदर जो है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आ गया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर। जी, हमारे 5 मेजर ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल, मार्केटिंग, कॉस्ट ड्राइवर, कॉम्पिटेटिव ड्राइवर एंड पॉलिटिकल ड्राइवर। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है इंडियाज मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री फ्रेंड्स, ये जो डाटा है ये थोड़ा पुराना हो चुका है। यूएसए और दुबई जो है पुरानी कंट्रीज थी। आज के टाइम में जो एक्सपोर्टिंग मेनली कंट्रीज हमारी यूएसए और जर्मनी रही हैं। ओके, और इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है? वो चाइना और यूएसए ही है। ओके, जहां से हम मेनली इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। तो इंडिया का जो अगर हम बात करें, इंडिया का मेजर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट कौन से हैं? ये फ्रेंड्स डाटा ये थोड़ा पुराना हो चुका है, इस पे आप नहीं रहिए। मेजर हमारा इंपोर्टिंग प्रोडक्ट हमारा पेट्रोल ही है। हम ज़्यादा सारा पेट्रोल ही इंपोर्ट करते हैं, जिसके प्राइस भी जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी फ्रेंड्स, ये जो थ्योरीज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी। अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहें, ये किसने दी थी? ये डेविड रिकार्डो ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैच ऑफ द फ्लोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर लिया जाता है। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसने दी थी? हेक्चर ओली ने दी थी। लियोन्टिफ पैराडॉक्स किसने दी थी? वेंसली डब्ल्यू लियोन्टिफ। तो इन्होंने जो है लियोन्टिफ पैराडॉक्स दिया था। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी किसने दी थी? स्टेफन लिंडर ने दी थी। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी? रेमंड वर्नर। अगेन एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। किसने दी थी? रेमंड वर्नर ने दी थी। इसके अंदर हमारी 3 स्टेजेस आ जाती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। वो कौन कौन सी होती हैं? एक है न्यू प्रोडक्ट, सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, फिर मैच्योरिटी प्रोडक्ट, उसके बाद कौन सा आता है हमारा? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। जी, उसके बाद हमारा कौन सा आता है? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। किसने दी थी? माइकल पोर्टर ने दी थी। देखो सारे वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं। इन थ्योरीज के जितने भी ऑथर हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फ्लोइंग में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एफडीआई। जी, एफडीआई कहाँ का प्रोहिबिटेड है? तो एफडीआई हमारा प्रोहिबिटेड रहता है चिट फंड के अंदर, जितनी भी निधि कंपनीज होती हैं, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल राइट, रियल स्टेट बिजनेस के अंदर हमारा एफडीआई प्रोहिबिट कर रखा है। चैरिट्स, सिगार्स, टैबेको, एटॉमिक एंड रेलवे एनर्जी। तो इन सब सेक्टर के अंदर जो एफडीआई है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है। इनके अंदर एफडीआई नहीं कर सकते। बाहर वाली कंट्रीज जो है वो एफडीआई नहीं कर सकती इन सेक्टर्स के अंदर। जी, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो अबव द लाइन काउंट की जाती है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए जो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और अगर हम बात करें एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बिलो द लाइन होती हैं। ओके, जो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती हैं और डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए की जाती हैं, वो होती है हमारी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे। एक होते हैं ट्रेड क्रिएशन, एक होता है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। इसके ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था मैच ऑफ द फ्लोइंग के अंदर।
तो अगर हम ट्रेड क्रिएशन की बात करें तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब होता है आप ट्रेड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ट्रेड को क्या कर रहे हो, अपने मेंबर नेशन के साथ इंक्रीज कर रहे हो, उसको हम कहते हैं ट्रेड क्रिएशन। जबकि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का होता है कि आप कई तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, जिससे हमारा ट्रेड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब ट्रेड को इंक्रीज करना, और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कह सकते हैं हम ट्रेड को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं। जी, ट्रीटी ऑफ पेरिस कब आई थी, 1951 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है फ्रेंड्स। ट्रीटी ऑफ रोम बात करें तो ये कब आई थी, 1957 के अंदर। और अगर हम ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था, वो कब आई थी, 1993 के अंदर। अगेन ये तीनों ट्रीटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आता है लिस्बन ट्रीटी, ये कब आई थी, 2007 के अंदर आई थी। तो हमारी टोटल 4 ट्रीटीज हैं। सबसे पहला है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951, ट्रीटी ऑफ रोम 1957, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट 1993, लिस्बन ट्रीटी ये 2007। जी, इसके बाद आते हैं हमारे रीजनल एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे पहला आता है एशियन। एशियन कब आया था, 8 अगस्त 1947। 8 अगस्त 1947 को एशियन को एग्रीमेंट को बनाया गया था, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंकॉक में है। अगर हम बात करें सार्क की, तो सार्क जो है आपको पता है कि इंडिया भी इसका पार्ट है। ये कब आया था, 8 दिसंबर 1945 को, और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। इसके बाद नाफ्टा, ये कब आया था, 1 जनवरी 1994 में। अमेरिका जो है इसका पार्ट है। फिर आता है आईएमएफ। आईएमएफ को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 27 दिसंबर 1945। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। जनरली क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सबसे पहले आया था, आईएमएफ पहले आया था या वर्ल्ड बैंक पहले आया था। हमें ये तो पता होता है कि दोनों को 1945 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, और इनको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, बट हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती। तो इसको भी आप याद रख लेना। आईएमएफ जो आया था वो 27 दिसंबर 1945 को आया था, जबकि वर्ल्ड बैंक जो है जुलाई 1945 में आया था। तो इसका मतलब वर्ल्ड बैंक पहले आया था और आईएमएफ उसके बाद आया था। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर इनका क्या है, हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक। सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो टोटल 5 सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक। सबसे पहला है आईबीआरडी। तो इसको कब बनाया गया था, 1945। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेप्ट फाइनेंसिंग को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईडीए। आईडीए कब आया था, 1968। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है आईडीए। जी, आईडीए को एक चीज हो रहा है, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, आईडीए को हम किस नाम से जानते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईएफसी। तो आईएफसी कब आया था, 1956 के अंदर। तो मेन इसका रोल क्या है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है कौन से सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है मेनली आईएफसी जो है। उसके बाद मीगा। मीगा जो है इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करता है। 1988 में जो है मीगा आया था, और ये क्या करता है, मेनली प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। उसके बाद है आईसीएसआईडी, जो डिस्ट्रीब्यूट्स को रिजॉल्व करवाता है मेंबर कंट्रीज के बीच में, वो है कौन सा, आईसीएसआईडी। ये कब आया था, 1966 में आया था। सेटल क्या करता है, ये सेटल करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूट, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्या करता है, सेटल करता है। 5 मेजर कंट्री टू अपॉइंट देयर ओन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर। जी, वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 मेजर कंट्रीज के डायरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज के होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। इसमें आते हैं हमारे यूएसए, हाँ जी, यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस। तो इन 5 कंट्रीज के परमानेंट डायरेक्टर्स होते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर। उसके बाद अगर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1 जनवरी 1995। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं अंकटेड। तो अंकटेड कब लाया गया था, 1964 के अंदर जो है अंकटेड को लाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, इनके हेडक्वार्टर्स जो है डायरेक्टली मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, या तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड आया हुआ है, या इनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड आया हुआ है। तो वो दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम। जी, एक आता है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। हाँ जी, हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट की। तो एक आता है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट हमें कहता है कि ऑल दोज थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट विच आर रियलाइज्ड। हम उन्हीं चीज़ों को बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जो रियलाइज्ड हो चुकी हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो चुकी हैं। जी, जो नहीं हुई है उनको हम लेके नहीं चलेंगे। ये बात करता है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। जबकि एक्रूअल कंसेप्ट, जो जिस चीज़ पर हमारा मेनली हम वर्क करते हैं, जो सा हम कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, वो हमारा एक्रूअल कंसेप्ट है।
और ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे हैव बीन अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जी, कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तब लिखेंगे, तब मेंशन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर जब वो हम अर्न कर लिए हैं, चाहे हमें रिसीव हुए हो या नहीं रहे हो। इस करके तो है हम डेटर्स को अपने बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, बेशक से वो कैश में कन्वर्ट हो चुके हो नहीं हो चुके हो, बट डेटर्स जो है हमारी एसेट्स बनती है और उसको हम जो है अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि जब आपको कैश रिसीव्ड हो जाए तभी आप उसको क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करोगे। जबकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि चाहे कैश रिसीव्ड हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आप उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए एक आता है हमारा रोलिंग बजट। तो रोलिंग बजट जो है प्रोग्रेसिव बजट, जिसको हम हर साल जो है कुछ परसेंट हम इंक्रीज कर देते हैं, उसी बजट को हम कहते हैं रोलिंग बजट। और रोलिंग बजट का अनदर नेम क्या होता है हमारा, प्रोग्रेसिव बजट। इसके बाद हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा एक अनदर नेम होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट होल्डिंग कंपनी जो एस्टेब्लिश की गई थी, किसके थ्रू की गई थी, जॉन डी रॉकफेलर के थ्रू जो है फर्स्ट होल्डिंग कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी होल्डिंग कंपनी एक्ट कब आया था हमारा, 1935 में आया था। बैंकिंग होल्डिंग कंपनी एक्ट कब आया था, 1956 में आया था। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको लिक्विड एसेट्स निकालने हैं तो आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, आपके लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिएगा। क्विक रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अगर आप लिक्विड एसेट्स में से करंट डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज को, तो हमारा क्विक एसेट्स आ जाएंगे। और अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो हमारा आ जाएंगे हमारे करंट रेशियो का फॉर्मूला है। हमारी आइडियल करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, तो आइडियल करंट रेशियो होनी चाहिए 2:1। इट मीन्स कि हमारे करंट एसेट्स जो है वो डबल होने चाहिए करंट लायबिलिटीज के। आइडियल हमारी डेब्ट रेशियो, आइडियल क्विक रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1:1। आइडियल हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 2:1। ओके, तो हमारे जो डेब्ट होने चाहिए वो डबल होने चाहिए कंपैरिजन टू इक्विटी। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, वो कितनी होनी चाहिए, 0.67:1। अगर हम बात करें कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कौन कौन सी होती हैं, ये हमारी होती हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स। तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल होती है जिसमें हम फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं या फिक्स्ड डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। जी, इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के अंदर हमारी 3 मेजर्स अकाउंटिंग आ जाती है, वो कौन कौन सी होती हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग। ये 3 अकाउंटिंग जो है हमारा पार्ट है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेथड्स मॉडल्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मॉडल्स जो है हमारे। तो सबसे पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। इसको किसने दिया था, इसको दिया था विलियम सी पाइल। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं मैच ऑफ द फ्लोइंग के अंदर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल किसने दिया था, विलियम सी पाइल ने। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किसने दिया था, फ्लेम होल्स ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल किसने दिया था, एच.सी. किमैन जोन्स। प्रेजेंट फ्यूचर अर्निंग मॉडल किसने दिया था, लेव एंड स्केचवर्ड। कब दिया था, 1971 में। तो ये इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से और जाना जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल प्राइसिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम जनरली क्या करते हैं, जनरली जो प्राइसिंग होती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होता। वैसे प्राइस को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेके चलते हैं, बट जनरल प्राइसिंग को माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं लेके चलते, ये हमारा पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी कहा जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है,
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। मैनेजरियल बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने दी थी? जियोन डेल ने 1951 में। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। तो रॉबिन्स ने कहा था जो इकोनॉमिक्स है वो एक पॉजिटिव साइंस है, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी है? नॉर्मेटिव साइंस है। ओके, तो पॉजिटिव साइंस का मतलब हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करें तो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं अंडर द नॉर्मेटिव साइंस। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड। जो डिडक्टिव मेथड, हम दो मेथड की बात करते हैं, एक इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है। जो डिडक्टिव मेथड होता है वो हमारा फंडामेंटल अजम्पशंस पर बेस्ड होता है, जबकि जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है वो हमारा फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। तो असर्शन रीजन पर क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क किया जाता है कि डिडक्टिव मेथड जो है किस चीज पर बेस्ड होता है? क्या डिडक्टिव मेथड जो है फंडामेंटल अजम्पशंस पर बेस्ड होता है? यस, दिस इज ट्रू। डिडक्टिव मेथड के जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं? जितने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, दीज ऑल आर द लॉज रिलेटेड टू द डिडक्टिव मेथड। एंड अगर हम इंडक्टिव मेथड की बात करें तो इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव मेथड। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आस्क कर लिया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक डिडक्टिव मेथड है। सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो है वो किसने दी थी? वो कार्ल मैक्स इसने डिफाइन किया था सोशली इकोनॉमिक को। इसके बाद हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को और किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। उसके बाद हम बात करते हैं पीपीसी कर्व ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। तो पीपीसी कर्व कैसी होती है? देखो पीपीसी कर्व जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? कनकेव होती है ओरिजिन से। ये आपका ओरिजिन है, इसके क्या होती है? कनकेव होती है। और इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है? कन्वेक्स होती है। ये दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इंडिफरेंस कर्व और पीपीसी कर्व में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पीपीसी कर्व इंप्लाइज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर आपकी पीपीसी कर्व लीनियर है, इस तरह है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कैसी है? कांस्टेंट है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव ऑल्दो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उससे क्या होगा? जो उन गुड्स की डिमांड हो जाएगी वो क्या होगी? कम होगी। दैट्स वाई इनकम इफेक्ट तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है अंडर द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। जी, एक होता है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारा बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें क्या होता है? हियर द कंज्यूमर डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जी, हमारा जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो अफेक्ट हो रही है किस चीज से? टेस्ट और प्रेफरेंस। मतलब कि अगर उसका टेस्ट चेंज हो रहा है तो वो उसकी डिमांड या तो कम कर देगा, अगर उसका टेस्ट फेवरेबल पोजीशन में जा रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ा लेगा। तो इसको हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी होती है किस केस के अंदर? वो हमारे कंफर्ट गुड्स के अंदर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? हमारी यूनिटी होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी पॉजिटिव होती है किस केस के अंदर? सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी नेगेटिव होती है किस केस के अंदर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली क्वेश्चन असर्शन रीजन में या वैसे भी आस्क कर लिया जा सकता है। लॉ ऑफ डीएमयू किसने को और क्या कहा जाता है? गोशन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू को गोशन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इक्विमार्जिन यूटिलिटी को गोशन सेकंड लॉ भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व जो है किसने दिया था? एजवर्थ ने डिफाइन किया था इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व अनदर नेम आइसो यूटिलिटी कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व को हम आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस ऑफ वाई डिवाइड बाय गेन ऑफ एक्स। तो जो भी लॉस कर रहा है गुड्स के अंदर उसको आप ऊपर रखेंगे और जो आप गेन कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं आपके, उसका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एमआरएस इंक्रीज करता है तो आपका जो स्लोप होता है आईसी कर्व का वो कैसा होता है? कनकेव होता है। तो अगर आपका एमआरएस इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो स्लोप होगा आईसी कर्व का वो कैसा होगा? कनकेव होगा। बट अगर आपका एमआरएस डिक्रीज कर रहा है तो आपका आईसी कर्व कैसा होगा? वो कन्वेक्स होगा, इस शेप का होगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जो केस रहता है वो हमारा इंडिफरेंस कर्व का वो एमआरएस जो है हमारा डिक्रीज रहता है।
क्वेश्चन ये भी आज किया जाता है कि क्यों जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो वो इसलिए होता है ड्यू टू द डिक्रीजिंग एमआरएस। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा होता है, डेट्स वाई हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ जीरो सेटिस्फैक्शन। अगर हमें जीरो सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो इंडिफरेंस कर्व हमारा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल शेप्ड होगा। तो अगर आपको कोई गुड्स ऐसे है जिससे आपको जीरो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उस केस के अंदर जो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा वो कैसा होगा, आपका हॉरिजॉन्टल होगा। इन केस ऑफ गुड्स गिव नेगेटिव यूटिलिटी देन आईसी कर्व विल यू शेप्ड। अगर गुड्स जो है नेगेटिव यूटिलिटी दे रहे हैं तो आपका आईसी कर्व कैसा होगा, वो कैसा होगा, यू शेप्ड होगा, जस्ट लाइक इस शेप का। ओके चलिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के अनदर नेम क्या है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अनदर नेम कौन कौन से हैं हमारे, सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, हॉरिजॉन्टल कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट के अनदर नेम क्या है हमारे, प्राइम कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, अवॉइडेबल कॉस्ट है। एलएसी जो है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या कहते हैं, एनवलप कर्व के नाम से भी जानते हैं और प्लानिंग कर्व के नाम से भी हम जानते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेबर, कैपिटल एंड लैंड। तो लैंड, लेबर, कैपिटल हमारे 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं डिफाइन करने में प्रोडक्शन फंक्शन को। ओके सो चलिए फ्रेंड्स, अब बिजनेस फाइनेंस यूनिट्स में से जो वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैच ऑफ द फ्लोइंग में जो है इसके बैंक्स में और उसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो है मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आईएफसीआई। तो आईएफसीआई कब आया था हमारा, 1948 में आया था। अगर हम बात करें स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी कब आया था, 1951 में आया था। आईसीआईसीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1955 में स्टैब्लिश किया गया था एज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टैब्लिश किया गया था। आईडीबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1964 में। यूटीआई को कब किया गया था, 1964 में। आईआईबीआई को कब किया गया था, 1997 में। नाबार्ड कब आया था, 1982 अप्रैल में। और एग्जिम कब आया था, 1982 जैन में। तो लास्ट टाइम कंफ्यूजन रह गई थी, क्वेश्चन आया था हमें सीक्वेंस में लगाना था कि कौन सा बैंक कब कब आया था। तो इसमें कंफ्यूजन रह गई थी कि नाबार्ड और एग्जिम, क्योंकि दोनों 1982 में ही आए थे। बट पहले कौन सा आया था, हमारा एग्जिम आया था 1982 जनवरी में और नाबार्ड जब आया था 1982 अप्रैल में। ओके चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सीएपीएम, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे से डायरेक्टली आया हुआ था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आरएफ प्लस बी आरएम माइनस आरएफ। तो आरएफ जो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी जो है हमारा बीटा फैक्टर जिसको हम रिस्क फैक्टर भी कहते हैं, आरएम जो है मार्केट रेट ऑफ जो रिस्क है वो। ओके किसने दिया था ये फॉर्मूला, ये दिया था विलियम एफ शार्पी। तो ये मेथड किसने दिया था, विलियम एफ शार्पी ने इस मेथड को दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं पेबैक पीरियड। कुछ टेक्निक्स जो हैं कैपिटल बजटिंग की उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनके फॉर्मूलेस काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पेबैक पीरियड मेथड की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अगर हम बात करें एआरआर की, इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम बात करें एनपीवी की तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। अगर हम बात करें पीआई की फॉर्मूले की तो इसका वो क्या है, टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। अगर हम बात करें परमानेंट वर्किंग कैपिटल तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हार्डकोर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें एनपीबीएफ तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो ये एक टर्म है कि बैंक कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं ये डिफाइन करने के लिए कि एक बैंक कितना फाइनेंस जो है प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहला है एनपीबीएफसी फर्स्ट। इसमें क्या है, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो उसका 75% जो है बैंक जो है फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है जनरल पब्लिक को। अगर एनबीएफसी 2 कंडीशन 2 क्या कहती है कि 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स का आप 75% निकालिए, उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, उतना जो है बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है। एनबीएफसी 3 क्या कहता है कि 75% ऑफ फिक्स्ड करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब की बार जो एसेट्स लेने हैं आपको वो फिक्स्ड करंट एसेट्स लेने हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो हमारा अनकंट्रोलेबल रिस्क होता है। इसके अंदर कौन कौन सा रिस्क आ जाता है? इसके अंदर जो रिस्क आता है वो हमारा मार्केट रिस्क हो गया, परचेजिंग पावर रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया। ये सारे जो है हमारे सिस्टमैटिक रिस्क है। अगर हम बात करें नॉन सिस्टमैटिक रिस्क की, तो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क में कौन कौन से रिस्क आ गया? इसके अंदर जो रिस्क आ गया वो हमारा बिजनेस रिस्क आ गया, क्रेडिट रिस्क आ गया, लिक्विडिटी रिस्क आ गया। अगर हम बात करें रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पर जो रिस्क होता है उसको हम किस किस चीज़ों से मेजर कर सकते हैं? इसको हम वेरिएंस के थ्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू और कोवेरिएंस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटाइजेशन, तो इस टर्म को कब लाया गया था? इस टर्म को सिटी बैंक के थ्रू 1990 में लेके आया गया था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। हाँ जी, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब बैंक्स खुद से ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर जनरल पब्लिक की कोई डीलिंग नहीं होती, यहाँ बैंक्स के बीच में इंटरलिंक डीलिंग होती है। इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। हेजिंग टेक्निक्स कैन बी इम्प्लाइड। जो हेजिंग टेक्निक्स हैं, जब हम रिस्क को अवॉइड करने की जो टेक्निक होती है हेजिंग टेक्निक, इसको हम किन थिंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं? इसको हम कमोडिटी के केस में भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के केस में भी यूज कर सकते हैं, करेंसी के केस में भी, इंटरेस्ट रेट और वेदर के केस में भी हम हेजिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आईडीए जो है इसको हम सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं। 1968 में इसको लाया गया था। यूरो बैंक्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स होते हैं। इसके अंदर जो सबसे खास बात ये रहती है कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस सबसे कम होता है। गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेरेंस करती है इन बैंक्स की डीलिंग के अंदर। तो यूरो बैंक्स इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल बॉन्ड्स की। तो ग्लोबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 1989 और 1980 में इसको सबसे पहले इशू किया गया था। ग्लोबल बॉन्ड्स को 6 कंट्रीज की करेंसी के अंदर डील किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज की करेंसीज आती हैं? क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, स्वीडिश क्रोन, यूरो की करेंसीज के अंदर क्या किया गया? इशू किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉकटेल बॉन्ड। तो इसको क्या है? इश्यूज इन मिक्सचर ऑफ करेंसीज। तो सभी करेंसीज के मिक्सचर, मतलब जो करेंसीज हैं, ये जो मैंने आपको डिफाइन किए हैं करेंसीज ऊपर, इन करेंसीज के मिक्सचर में जो इशू किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉकटेल बॉन्ड्स। इसके बाद हम बात करते हैं एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन जो है अफेक्ट होता है बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। जी याद रखना, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एरिथमेटिक मीन है और कोरिलेशन कोफिशिएंट है, यही दोनों ऐसे हैं जो कि अफेक्ट होते हैं बाय बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। इसका मतलब क्या है? चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का मतलब कि अगर आप वैल्यूज में कुछ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर होगा एरिथमेटिक मीन जो होगा वो हमारा अफेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इनके बीच में क्या रिलेशन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर इनके बीच का जो रिलेशन बात करें तो एरिथमेटिक मीन जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और एरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। मीन डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। अब जितने भी हमारे आगे आएंगे, मीन डेविएशन हो गया, ओके, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, सब चीजें जो है वो ऐसी आएंगी कि वो नॉट अफेक्टेड होंगी चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। इट मींस कि अगर आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर आप कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी नए नंबर से, तब आपका जो फाइनल आंसर है, जो आपका एरिथमेटिक मीन है, जो आपका मीन डेविएशन है, वो अफेक्ट होगा। जी, इसके बाद कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो है मैच ऑफ द फ्लोइंग में आंसर क्वेश्चन आया हुआ था इसका। तो एस के इज इक्वल टू एक्स बार इज द मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है? Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। तो Q1 और Q3 यहाँ पे जो है क्वार्टाइल हमारे डेविएशन है। कैलीज मेथड ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? P90 माइनस P110 माइनस 2P50 डिवाइड बाय P90 माइनस P10। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। इसके बाद हम बात करते हैं लॉरेंस कर्व। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। लॉरेंस कर्व किसने दी थी? डॉक्टर मैक्स और लॉरेंस ने इस कर्व को दिया था। और इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसको यूज किया जाता है टू मेजर इनक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम एंड वेल्थ की इनक्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लॉरेंस कर्व का यूज करते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कोरिलेशन वैल्यू। तो कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से लेके +1 के बीच में जो है कोरिलेशन की वैल्यू जो है लाई करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोवेरियंस। तो कोवेरियंस की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करती है, -∞ से लेके +∞ के बीच में लाई करती है। कोवेरियंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। तो कोवेरियंस जो है ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता बट स्केल से इफेक्ट होता है। कोवेरियंस एक्स वाई की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई बार, यहाँ पे मीन की बात करी जा रही है, डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, अरिथमेटिक मीन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये दोनों ऐसे हैं जो कि इफेक्ट होते हैं ओरिजिन से भी और हमारे स्केल से भी। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - r² डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अगर हम प्रोबेबल एरर, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था प्रोबेबल एरर से आपको कैलकुलेट करना था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 - r² डिवाइड बाय अंडर रूट एन। और वी कैन से दैट प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। अगर आपका प्रोबेबल एरर जो है वो क्या है, अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो लेस देन होता है किसके, 6 इंटू प्रोबेबल एरर, तो इसका मतलब आर जो है आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अगर आपका ये ग्रेटर होता है तो हम कह सकते हैं जो आर है वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को पहले तो हम शो करते हैं आर, कैपिटल आर का स्क्वायर से। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस को अगर आप टोटल वेरिएंस से डिवाइड कर देंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - r², कैपिटल आर स्क्वायर। तो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को हम किससे स्क्वायर शो करते हैं, कैपिटल के का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे ये है कि एक नॉन पैरामेट्रिक मेथड है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन d² डिवाइड बाय n³ माइनस n। और इस सूटेबल कब रहता है, इस मेथड को हम कब यूज करते हैं, इसको मेथड को मेनली हम जब हमारा क्वालिटेटिव डाटा दे रखा होता है तभी हम जो है इस मेथड को यूज करते हैं। कौन से मेथड को, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड को। इसके बाद हम बात करते हैं कंकरेंट डेविएशन मेथड। जी, कंकरेंट डेविएशन मेथड की बात करते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू √2c माइनस n डिवाइड बाय n। उसके बाद हम बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन डिवाइड कर शो कर रहे हैं y ऑन x, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो y है वो हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोरिलेशन जो है वो रिलेटिव मेजर है, जबकि रिग्रेशन जो है वो हमारा कैसा मेजर है, वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। इसके बीच का डिफरेंस मैंने क्लियर कर रखा है, जाकर देख सकते हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं रिग्रेशन जो है इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। जो रिग्रेशन है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता, जबकि इफेक्ट होता है चेंज इन स्केल। रिग्रेशन लाइन कैसे हम शो करेंगे, y माइनस वाई बार, वाई बार क्या है हमारा मीन है, माइन इज इक्वल टू BY(x) क्या है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। एरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, तो एरिथमेटिक मीन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का वो हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नल हाइपोथेसिस को आप किस चीज से शो करते हैं, H0 से। इसका सिंबल क्या होता है, H0। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का सिंबल क्या होता है, H1 होता है। जेड टेस्ट कब यूज किया जाता है, जब हमारा सैंपल साइज जो है ग्रेटर देन 30 होता है। टी टेस्ट को आप कब यूज करते हैं, जब आपका सैंपल साइज जो है लेस देन 30 होता है। काई स्क्वायर टेस्ट को आप कब यूज करते हैं, जब आपको टेस्ट करना होता है डिस्क्रिपेंसीज को। एफ टेस्ट को आप कब यूज करते हो, जब आप टेस्ट करते हो सैंपल वेरिएंसेस को। टू टेल टेस्ट को का जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% की बात करें तो कितना होता है, 1.96। टाइप फर्स्ट एरर कब होता है, जी हम टाइप फर्स्ट एरर कब कहेंगे, पहली बात तो टाइप फर्स्ट एरर को हम अल्फा से शो करते हैं, और आप टाइप फर्स्ट एरर कब कहेंगे, जब आपकी जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है जब आप उसको रिजेक्ट करते हो। जो आपने अजम्पशन लगाई है वो आपकी सही थी बट फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब आपका टाइप फर्स्ट एरर होता है। और टाइप सेकंड एरर कब होता है, जब आपने जो अजम्पशन लगाई थी वो गलत थी लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब आप कहते हो टाइप सेकंड एरर। टाइप सेकंड एरर को आप किसी चीज़ से शो करते हो, बीटा से आप इसको क्या करते हो, शो करते हो। अगर आपको पावर ऑफ टेस्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस टाइप सेकंड एरर।
को माइनस करेंगे तो हमारा पावर ऑफ टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था? जेम्स बर्नौली ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स और पी की पावर एन सॉरी एक्स। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से हैं? एन है और पी है। ओके, एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन कौन से इसके कोफिशिएंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, ये देख लीजिए। सबसे पहले एक्स बार है, वो क्या है? एनपी के इक्वल होता है। अगर हम बात करें इसका वेरिएंस, तो वेरिएंस किसके इक्वल होता है? वेरिएंस हमारा एनपी क्यू के इक्वल होता है। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू माइनस पी डिवाइड बाय अंडर रूट एन पी क्यू। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, वो क्या इसके इक्वल होता है? 3 + 1 - 6 पी क्यू डिवाइड बाय एन पी क्यू। तो फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे आस्क किए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया किसने था? डॉक्टर साइमन ने इसको दिया था। कब दिया था? 1837 में दिया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? ई की पावर माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम की पावर एन डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल, और m इज इक्वल टू एम किसके इक्वल होता है? एन पी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है हमारा m, और m किसके इक्वल होता है? एन पी के इक्वल होता है। अगर हम बात करें शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसके है? इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। अगर हम इसके फैक्टर्स के बारे में बात करें, किसके बारे में? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो 1 बाय अंडर रूट एम जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस अगर आपने निकालना है तो 3 + 1 बाय एम हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा मीन, मोड और मीडियन जो है तीनों इक्वल रहते हैं। मोमेंट ऑफ कर्टोसिस यहाँ पे 0 होता है, और मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस जो है हमारा यहाँ पे 0 के इक्वल होता है, और मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है वो 3 के इक्वल होता है। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसने दिया था? ये रोनाल्ड फिशर ने दिया था, टेरी ने दिया था और कार्ल पियर्सन ने दिया था। अगर हम बात करें टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट किसने दिया था? विलियम गोशट ने दिया था। इसको स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जेड टेस्ट की बात करें तो किसने दिया था? फिशर ने दिया था, और इसको मेनली यूज तभी किया जाता है जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था, और इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमारा जो एन है वो ग्रेटर होता है किससे? 50 से। सैंपल साइज जो है 50 से ग्रेटर होता है। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी हमने कर लिए हैं। ओके, थोड़ी स्पीड फास्ट है फ्रेंड्स, ये इसलिए है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस सारी चीज़ों को पढ़ चुकी हो, बस हम यहाँ पे एक रिवीजन। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यूनिट 6 के हम कुछ वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मोटिवेशनल थ्योरीज। तो कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैस्लो थ्योरी। तो मैस्लो थ्योरी किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो। कब दी थी? 1943 में। उसके बाद आता है ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी दैट इज एग्जिस्टेंट रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एल्डफेयर्स। कब दी थी? 2008 में। उसके बाद आता है टू फैक्टर्स थ्योरी। ये किसने दी थी? हर्ट्जबर्ग। कब दी थी? 2005 में। उसके बाद आता है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जो है किसने दी थी? एडम्स ने दी थी। कब? 1965 में। उसके बाद आता है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। किसने दी थी? व्रूम्स ने दी थी। और इसके अंदर 3 फैक्टर्स कौन से थे हमारे? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। उसके बाद स्किनर्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? गॉर्डन्स ने दी थी। कब दी थी? 1987 में। उसके बाद एक्स एंड वाई थ्योरी, ये किसने दी थी? एमसी ग्रीगर। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, एक्स एंड वाई थ्योरी और टू फैक्टर्स थ्योरी, इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो दोनों के ऑथर्स अलग अलग हैं, तो ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आता है एक टर्म आती है विजुअल बाउलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। तो ये टर्म क्या होती है? देखो, विजुअल बाउलिंग का मतलब होता है ए पर्सन हु पब्लिकली कंप्लेंट अबाउट द मिसकंडक्ट। कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मिसकंडक्ट के बारे में पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहा है चीज़ों को, तो उसको कहते हैं विजुअल बाउलिंग। उसके बाद आता है गेम्समैन। गेम्समैन क्या? पर्सनैलिटी का एक टाइप है। लव्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेम्समैन इस तरह के पर्सन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, टेक ओवर करना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है कंपनी मैन। कंपनी मैन पर्सनैलिटी वाले लोग इस तरह के होते हैं जो अफ्रेड करते हैं, रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।
उसके बाद आता है क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन होता है ऑलवेज ले स्ट्रेस ऑन इंटेंसिव स्टडी, ऐसे पर्सन जो हमेशा इंटेंसिव डीपली स्टडी करने में फोकस रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। एक होता है जंगल फाइटर। जंगल फाइटर होता है वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है वो होती है जंगल फाइटर्स। एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी, अब पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर आता है एग्रीएबलनेस, कोशिशियसनेस, इमोशनलिटी, एक्सट्रोवर्जन एंड ओपननेस। उसके बाद आता है शेल्डन्स पर्सनैलिटी टाइप। अब शेल्डन्स के पर्सनैलिटी टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तीन ही पर्सनैलिटी टाइप है, एक है एंडोमॉर्फ, एक है मेसोमॉर्फ, एक है एक्टोमॉर्फ। अगर हम बात करें एंडोमॉर्फ की, तो इस तरह के पर्सनैलिटी टाइप के पीपल कैसे होते हैं, जो कि शॉर्ट सेचर्ड फैटी पीपल जो होते हैं वो उनको कहते हैं एंडोमॉर्फ पर्सनैलिटी। उसके बाद आते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ होते हैं एवरेज तरह के, जो बिल्कुल अट्रैक्टिव लुक होता है उनका, वो होते हैं हमारे मेसोमॉर्फ। उसके बाद आ जाता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ कौन से होते हैं, जो कि पतले लोग जो होते हैं ना, उनको हम कैटेगराइज कर रखा है एक्टोमॉर्फ। ओके, तो शेल्डर्स ने तीन तरह के में कैटेगराइज कर रखा है। एक जो फैटी पीपल्स होते हैं उनको कह रखा है एंडोमॉर्फ, एक जो एवरेज तरह के होते हैं उनको कह रखा है मेसोमॉर्फ, एक आता है जो सबसे थिन होते हैं वो होते हैं एक्टोमॉर्फ। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, अल्बर्ट बंदूरा ने दी थी। नीड थ्योरी किसने दी थी, हेनरी मूरे ने दी थी। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी किसने दी थी, कार्ल रोगर्स ने दी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस पर। अब बैंकिंग में सबसे पहले आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया था। कौन सी कमीशन के थ्रू हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। जब नाबार्ड को बनाया गया था, तो नाबार्ड के आने से पहले हमारे 3 डिपार्टमेंट थे। कौन कौन से थे वो, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज रिप्लेस्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने इन चीज़ों को रिप्लेस करके नाबार्ड को बना दिया था। इरडा कब आया था, 1999 में आया था। तेलंगाना और हैदराबाद में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई फर्स्ट गवर्नर कौन थे, एबीएस स्मिथ थे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। 7 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई जो नेशनलाइज की गई थी 1959 में, कौन सी थी वो जी, एसबीआई की हमारी 7 सब्सिडरीज थी जिसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1959 में। उसके बाद जो था नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था जुलाई 1969 में। आरआरबी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पीएनबी जो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था पीएनबी के अंदर, कब किया गया था, 1993 में। कार, बेसल नॉर्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है कार। ओके, कैपिटल एसेट्स रेशियो, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू में 100। उसके बाद हम बात करते हैं बीआईएस। ये कब आया था, कब स्टैब्लिश हुआ था, 17 मई 1930। उसके बाद बेसल्स के अगर हम बात करें नॉर्म्स की, तो बेसल के सबसे फर्स्ट नॉर्म जो थे कब आया था, सबसे फर्स्ट नॉर्म जो बेसल के इंटरनेशनल लेवल के नॉर्म्स हैं ये 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अप्लाइड इंडिया में कब किया गया था, 1992 में। इसमें जो कार मेंटेन की गई थी वो कितने से कितने, 4 से 8% के बीच में। बेसल सेकंड नॉर्म्स की बात की जाए तो 1993 से 2000 इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1993 में। और अप्लाइड कब किए गए थे, 2009 में। कितनी कार वैल्यू मेंटेन करनी थी, 8% से लेके 12% के बीच में। बेसल थर्ड नॉर्म्स की बात की जाए तो 2010 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और 2019 में इसको क्या कर दिया गया था, अप्लाइड कर दिया गया था। और 10 से लेके 14% के बीच में हमें कार अपनी वैल्यू मेंटेन करनी थी। उसके बाद हम बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड को कब लाया गया था, 12 जुलाई 1982 में। आरआरबी 1975 में आए थे। सबसे पहला फर्स्ट आरआरबी कौन सा था हमारा, प्रथमा ग्रामीण बैंक था। इसके अंदर जो होल्डिंग पैटर्न आता है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था। तो होल्डिंग पैटर्न कितना रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें जो रहती है होल्डिंग 50% की रहती है, स्पॉन्सरिंग बैंक की रहती है 35% की, और स्टेट गवर्नमेंट की रहती है 15% की आरआरबी के अंदर। उसके बाद सेबी कब आया था, 12 अप्रैल 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, कब आया था ये, 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया था, 1992 में। ओके, चलिए इसके बाद कुछ हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आईएफसीआई कब आया था, 1948 में। आईसीआईसीआई 1955 में। सिडबी कब आया था, 1980 में। आईडीबीआई कब आया था, 1964 में। यूटीआई कब आया था, 1964 में। फर्स्ट फॉरेन बैंक कौन सा था हमारा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था। एएम लॉग जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसको किस लिए यूज किया जाता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग उसको यूज किया जाता है। एलआईसी प्रोविडेंट फंड एक्ट कब आया था, 1912 में आया था।
इसके बाद हम बात करते हैं एयरप्लेन इंश्योरेंस को कौन सा इंश्योरेंस कहा जाता है, एविएशन इंश्योरेंस कहा जाता है। एयरप्लेन के केस में अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसको एविएशन इंश्योरेंंस कहते हैं। उसके बाद हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आते हैं 4 पीस किसने दिए थे, 4 पीस हमारे मैकार्थी ने दिए थे। AIDA की जो मॉडल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ग्रीन वॉशिंग हम एक टर्म को यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि हम एक प्रोडक्ट को एज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बता रहे हैं लेकिन इन रियलिटी वो ऐसा नहीं है, उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इसके बाद वैल्यू चेन मॉडल किसने दिया था, माइकल पोर्टर ने दिया था। 4 C's ऑफ मार्केटिंग के अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं, कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम सिवा की बात करें तो ये मार्केटिंग में यूज होती है टर्म। इसकी फुल फॉर्म, इसके जो चीज कौन से इसके वो है, फुल फॉर्म क्या है, सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन, वैल्यू एंड असेस। इसके बाद हम बात करते हैं ये किसने प्रोपाउंड किए थे, ये प्रोपाउंड किए थे देव एंड स्कल्प्स ने। 7 पीस किसने दिए थे, हमारे बूम एंड बिकनेट ने दिए थे। 3 पीस एडिशनल कौन से, हमारे प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। उसके बाद हम बात करते हैं फिलिप कोटलर ने एक पी और सजेस्ट किया है, हालांकि इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया लेकिन सजेस्ट किया गया है, वो पी कौन सा है, हमारा पर्पस। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 9 के कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कब आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 में। उसके बाद क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक ऐसा एलिमेंट, एक या दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसको कौन से सेक्शंस के अंदर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 के बीच में। ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, कुछ एलिमेंट मिसिंग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। तो 2 पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। एक इंपॉर्टेंट थिंग ये यहाँ पे ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं गिना जाता। सारे के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर कितनी होती है, 2 पार्टीज। कौन कौन सी, पावनर और पावनी। कंपटीशन एक्ट कब इनफोर्स कर दिया गया था, फोर्स में कब आया था, 2009 में आया था, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2002 के अंदर किया गया था। प्रेडेटरी प्राइसिंग कौन सा होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द कंपटीशन कैन रिड्यूस। कि हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइस, जिस प्राइस पर सेल कर रहे हैं वो कॉस्ट से कम पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीसीआई। तो सीसीआई को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 14 अक्टूबर 2003 को। सेल ऑफ गुड एक्ट को कब लाया गया था, 1 जुलाई 1930 में। गुड्स एंड सेल ऑफ गुड एक्ट इंक्लूड। तो गुड्स और सेल ऑफ गुड एक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, देख लीजिए। इसमें होता है हमारा स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर की अगर हम बात करी जाए तो कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 16 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स द बायर बी अवेयर, बायर को खुद से अवेयर रहना चाहिए। एलएलपी एक्ट कब आया था, 2008 में आया था, और इन फोर्स इसको कब लाया गया था, 2009 के अंदर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब डिफाइन किए गए थे, 1982 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 13 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड कब एप्लीकेबल होता है। टाइम बिल के अंदर जो है हमारा ग्रेस पीरियड एप्लीकेबल होता है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, जबकि ये डिमांड बिल के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया था, 2000 के अंदर आया था। सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेज, अगर आप कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड कर रहे हो तो कब इसको कौन से सेक्शंस के अंदर पनिशेबल करा गया है, सेक्शन 66A के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट कब आया था, 12 अक्टूबर 2005 में। पेटेंट्स लॉ फर्स्ट पास्ड इन 1911 में। इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में आया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 यूएन में। कॉपीराइट एक्ट कब आया था, 1957 में आया था। कॉपीराइट सिंबल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952। जी, तो कॉपीराइट सिंबल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952। और कॉपीराइट का सिंबल कौन सा है, सी के ऊपर सर्कल। वेयर एज साउंड रिकॉर्डिंग का सिंबल कौन सा है, पी के ऊपर सर्कल। इसमें भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था, 1999 में आया था। फर्स्ट ताजमहल पैलेस होटल गेट्स ट्रेडमार्क। तो सबसे पहला ट्रेडमार्क किसको मिला था इंडिया के अंदर, कौन से उसको मिला था होटल को, 19 जून में 2017 को दिया गया था ताजमहल पैलेस होटल को। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में। अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात की जाए तो 8 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन सी कमेटी ने जीएसटी का आइडिया रिकमेंड किया था, तो डॉक्टर कैलकर टास्क फोर्स ने इस आइडिया को क्या किया था, रिकमेंड किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इनकम टैक्स के। तो इनकम टैक्स एक्ट कब आया था हमारा,
तो इनकम टैक्स एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1961 में। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस बाय सर जेम्स विल्सन 1860। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? सर जेम्स विल्सन ने किया था। एग्रीकल्चरल इनकम को कौन से में सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 10 सबसेक्शन 10A के अंदर। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कौन से सेक्शन के अंदर? 2008 से लेकर 2009 के अंदर जो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात की गई है। फॉर फाइलिंग आईटीआर फाइल करने के लिए आपको कौन से सेक्शन के अंदर फाइल की जाती है? सेक्शन 139 के अंदर जो है आईटीआर को फाइल किया जाता है। अगर फॉर्म की बात करें तो आईटीआर फर्स्ट को सहज कहते हैं, आईटीआर 4 को हम सुगम कहते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर ये आया था क्वेश्चन ये वाला। बिलेटेड रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल की जाती है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। रिवाइज रिटर्न कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर। डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 के अंदर। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ असेट्स के रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है आपकी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5% का। अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो कितना? 10% का। अगर कंप्यूटर है तो 40% का। प्लांट एंड मशीनरी है तो 15%। मोटर व्हीकल है, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो 15%, लेकिन अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो कितना डेप्रिसिएशन आपके ऊपर लगेगा? व्हीकल्स के ऊपर लगेगा, तो वो लगेगा आपका 30%। ओके, होप सो बात क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। तो यही कुछ वन वर्ड क्वेश्चन से, कोशिश यही करिए कि सारे नोट्स में जितना भी बनता होगा सबको इंक्लूड कर लिया जाए। ओके, तो फ्रेंड्स होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटी एडजस्टमेंट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।